तो स्वागत है आप सबका ब्रेनिक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन, सॉरी फ्रिक्शन, हाँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा क्लास 11th में क्या चल रहा है, चैप्टर 4, चैप्टर 4 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन तो कितनी तरह के होते हैं फ्रिक्शन, ठीक। सबसे पहला जो हम लेते हैं, ठीक, ठीक है। हाँ, तो सपोज़ करो एक बॉडी हमारी स्टेबल है, हम इसको एक उसके उससे समझेंगे, एक डेमो से, एक रेफरेंस चीज़ लेंगे, उससे समझेंगे। तो मान के चलो ये हमारा एक सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ब्लॉक। अब हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स, ठीक है। तो जब जैसे देखो, जब तक हमने इस पर फोर्स नहीं लगाया, जब तक हमने इस पर फोर्स नहीं लगाया, तब तक ये इस पर कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा था और ये अपना रेस्ट में था, ठीक। पहली चीज़ ये ध्यान में रखो, फ्रिक्शन कब आता है फ्रेम में? जब बॉडी चलना स्टार्ट करती है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है उस पर, ठीक है। तो अभी ये रखा हुआ है, ना इस पर कोई फोर्स लग रहा, ना ये चल रहा, तो फ्रिक्शन कैसा? ज़ीरो, ठीक है। फिर हमने इस पर F फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम F फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, दो चीज़ें होंगी कि बॉडी या तो चलेगी या नहीं चलेगी। तो अभी हम पहले थोड़ा उससे समझो डीप से कि सपोज अगर वो हल्की चीज़ है तो तुम्हें महसूस नहीं होता, तुमने फोर्स लगाया, बॉडी चलना स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत भारी चीज़ है तो क्या करते हैं? धक्का मारना पड़ता है ना उस पर, सही है। और धक्का मारते हैं तो हो सकता है वो चले ही ना आगे, वहीं रहे, ठीक है। फोर्स तो लग रहा है, तो वो चल क्यों नहीं रही? इसका मतलब कोई अपोजिट फोर्स उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। हमने यही तो पढ़ा है कि जब तक बैलेंस को, तब कब होगा? जब लेफ़्ट राइट के बराबर होगा। तो हम अभी क्या मान रहे हैं कि हमारे F फोर्स लगाने पर भी बॉडी चली नहीं। क्यों? क्योंकि एक अपोजिट फोर्स यहाँ काम करने लगता है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ध्यान रखना, अभी हमने क्या बोला कि बॉडी चलती है तब फ्रिक्शन करता है काम, लेकिन यहाँ तो बॉडी नहीं चली, तो फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है? क्योंकि ये फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है? अभी अपोज कर रहा है, यानी रोक रहा है। इस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक जो फ्रिक्शन काम कर रहा है बॉडी पर, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी कभी बच्चे सोचते हैं रेस्ट में है बॉडी यानी रखी है बॉडी तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमने ये F फोर्स लगाना स्टार्ट किया तब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन इसके साथ साथ बढ़ेगा। कैसे? मान के चलो इस ब्लॉक का कुछ वेट है, हमने कहा इसका वेट है W। कितना है? W, ठीक है। हमने कहा इस पे हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, हमने इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो पीछे जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो भी कितना डेवलप हो गया? 1 न्यूटन। तो क्या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी, बॉडी अपनी जगह है, ठीक है। हमने फिर 2 न्यूटन कर दिया इसको। कितना कर दिया? तो पीछे वाला भी कितना स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 2 न्यूटन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, एक वैल्यू नहीं है, चेंज हो रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस फोर्स पे, ठीक है। ये 2 न्यूटन, तो ये भी कितना हो गया? 2 न्यूटन। चलने ही नहीं दे रहा। अच्छा, फिर हमने क्या करा, इसको करा 2.5 न्यूटन। कितना?
2.5 न्यूटन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो गया 2.5 न्यूटन। ठीक है, कितना हो गया 2.5 न्यूटन। अभी भी नहीं चलने दे रहा, तो हमने कहा ठीक है हमारे बस की नहीं है, और लोगों को बुलाओ धक्का मारने के लिए गाड़ी में। फिर और लोग आए, फोर्स की वैल्यू और बढ़ाई गई। इसकी जो लिमिट थी 2.5 से ज़्यादा नहीं थी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। यानी मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक रीच करी 2.5 तक। हाँ सही है। जैसे ही ये 3 न्यूटन हमने कर दिया, सपोज करो कोई बाहर से व्यक्ति आया, उसने आधा न्यूटन और हमें हेल्प कर दी, और ये कितना हो गया 3 न्यूटन। लेकिन ये 2.5 से ऊपर नहीं जा सकता, तो बॉडी हमारी क्या करेगी, चलना शुरू कर देगी। तो जो 2.5 है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से बढ़ती है, और किस पे डिपेंड करती है, अप्लाइड फोर्स पे। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अभी रेस्ट में है बॉडी, तो कितनी है स्टैटिक फ्रिक्शन 0। जैसे हमने फोर्स लगाना शुरू करा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़नी शुरू हुई। कब तक बढ़ेगी, जब तक उसकी लिमिट नहीं आ जाएगी। उसकी लिमिट आ गई, कितनी आई 2.5, तो 2.5 तक बढ़ा। उसके बाद जैसे ही हमने 2.5 से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, बॉडी क्या करने लगेगी, स्टार्ट टू मूव। सही है, बॉडी हमारी मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो 2.5 है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जब बॉडी हमारी चलनी शुरू हो गई, अब जो बॉडी पे फ्रिक्शन काम कर रहा है उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक तो समझते हो, मतलब गति यानी मोशन। स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में थी, और रेस्ट में का मतलब ये नहीं कि कोई फोर्स नहीं लग रहा, रेस्ट में है, यानी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी चल नहीं रही है, तब जो फ्रिक्शन काम करता है, यानी ये मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे पास फ्रिक्शन थे। कौन कौन से, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इन तीनों को ज़रा हम लिख लेते हैं। सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, when the force is applied on a body and the body is in stationary condition, the friction works स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने बॉडी पर फोर्स लगाया, बट बॉडी अभी भी कैसी है, स्टेशनरी है। सही है, तो जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे हम Fs से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Fs। Fs इज इक्वल टू होता है म्यू आर, और ये म्यू जो हम लेंगे ये स्टैटिक कोफिशिएंट होगा। ये आगे भी बढ़ाएंगे इसको। सही है, इसको अभी तुम सिर्फ लिख लो, इसको मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, दूसरा होगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ तक जा सकता था, 2.5। ये मैंने एक रैंडम वैल्यू ले ली है, रियल में मत करना। कोई फ्रिक्शन अलग अलग सरफेस पे अलग अलग लगता है,
समझ में आया? मतलब ये कि अगर तू कंक्रीट के सरफेस पे चल रहा है, कंक्रीट जो होता है उस पर अलग फ्रिक्शन काम करेगा, टाइल्स पे चल रहा है तो फ्रिक्शन अलग काम करेगा, सैंड पे चल रहा है तो फ्रिक्शन अलग काम करेगा, रबड़ पे चल रहा है तो फ्रिक्शन अलग काम करेगा। अच्छा जी, क्या मतलब है? अब रोड पे चल रहा है और जब बारिश होती है तो रोड के ऊपर पानी आ जाता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो बाइक स्लिप नहीं करती, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। मशीनों में जो तुम तेल डालते हो, जो मशीन चलती है तेल वगैरह डालते हो, वो किस लिए? फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करने के लिए। अगर फ्रिक्शन ना होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होता अगर तो तुम चल नहीं पाते। मतलब एक जगह पर ही रहते हैं। हाँ, चलने की कोशिश करते वहीं पर है। वहीं पे चल। जैसे अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो वहीं खड़े खड़े गिर जाएंगे, मतलब पैर पीछे ही स्लिप कर जाएगा। बिल्कुल, फ्रिक्शन की वजह से। जब अब जैसे अब देखो, मान के चलो मैं यहाँ पर ये फ्लोर है, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया और तुमसे कहा चलो दौड़ो, क्या होगा? क्या होगा? फिसलेगा, मुंह के बल गिरेगा नीचे, यही होगा। तो बस इसीलिए नहीं चल पाओगे। हाँ सही है। जैसे केले के छिलके पे पैर पड़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन, कम हो जाता है फ्रिक्शन, इसीलिए तो गिर जाते हो। समझ में आया? म्यू एस आर। म्यू एस जो है वो कॉफिशिएंट है फ्रिक्शन का, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बॉडी क्या करने लगती है? चलने लगती है। अब वो जो व्यक्ति ने आया धक्का मारा, गाड़ी हमारी चलने लगी आगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी भारी गाड़ी में या भारी चीज़ में हम धक्का लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगाना पड़ता है? उसे स्टार्ट करने के लिए। और एक बार बॉडी जब चलने लगती है तो फिर उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है या उससे थोड़ा कम लगाना पड़ता है? कम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम हो जाती है। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन एक बॉडी है वो 3 किलो की है, उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का है 2.5 न्यूटन, तो हमें निकालने की वैल्यू तो बराबर ही कोई फॉर्मूला है। वो यही तो है, ये आगे पढ़ेंगे अभी हम सब, ये सब हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी तो सिर्फ थ्योरी है ओनली। तो तीसरा हमारा क्या है? काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, इसका कोई नहीं, ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही तो है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? व्हेन बॉडी स्टार्ट टू मूव, द फ्रिक्शन वर्क्स ऑन बॉडी इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सही है, इसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम F
के से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है म्यू के आर, म्यू के आर। क्या हो गया? एक्सप्लेन का ये मतलब है कि जब ये बॉडी, अब हमने 3 न्यूटन फोर्स लगाया तो बॉडी चलने लगी। अब जब बॉडी चलने लगी तो इस पे जो फ्रिक्शन अब काम कर रहा है ना, अभी तो काम कर रहा होगा, तो ये क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट काम करता है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन तो फोर्स के साथ साथ बढ़ रहा था, 0 से बढ़ा 2.5 तक, उसके बाद लिमिट आ गई 2.5 पे, उसके बाद जैसे बॉडी चलनी शुरू हुई तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी और उसके बाद फिर वही वैल्यू बनी रहेगी और आपकी गाड़ी चलती रहेगी, उस पर ब्लॉक चलता रहेगा। अभी मैं ग्राफ बताता हूँ, उसको सुन लो ज़रा, ठीक है? एफ आर, देखो ये अप्लाइड फोर्स है इधर और ये क्या है? फ्रिक्शन, ठीक है? तो हमने 0 से शुरुआत करी। पहले जब बॉडी पर फोर्स 0 था तो फ्रिक्शन भी कैसा था? 0। धीरे धीरे हमने फोर्स बढ़ाना शुरू करा तो हमने देखा फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। और ये कौन सा फ्रिक्शन है? यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू इस लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ रही। ये जो है लिमिट, ये मैक्सिमम लिमिट है। क्या है? मैक्सिमम। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस पॉइंट को हमने बोला O, इस पॉइंट को हमने बोला A। अब O से लेके A तक ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन को। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। बढ़ रहा है, इसके बाद ये लिमिट आ गई, उसके बाद हमने फोर्स और बढ़ाया तो अब ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। अब और नहीं बढ़ती, इससे कम हो जाती है। और उसके बाद जैसे हम फोर्स लगाते रहते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है फ्रिक्शन की। तो इस वाली इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसको ये समझो, देखो O से A तक वैल्यू बढ़ी, A लिमिट हो गया, हमने फोर्स और बढ़ाया तो इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं बढ़ेगी, अब फ्रिक्शन हो जाएगा थोड़ा कम, और फिर कम आने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए गाड़ी एक बार, जब कोई गाड़ी की बात नहीं है, कोई भी ब्लॉक है अगर हमें उसे हिलाना है तो एक बार जब वो चलना शुरू हो जाता है तो इतना फोर्स उसको नहीं लगाना पड़ता जितना शुरू में उसको हिलाने के लिए लगाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुँचना था, और एक बार वो चलने लगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम करने लगा? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसा होता है? कम होता है। इसीलिए अगर हम बस जैसी चीज़ में भी धक्का लगा रहे हैं 4-5 लोग मिलके, तो स्टार्ट करने में लोग ज़ोर से एकदम धक्का लगाते हैं, लेकिन एक बार चलने लगा तो फिर अपने आप स्टेबल चलता रहेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 तरह के फ्रिक्शन थे और ये है इनका ग्राफ। इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं बस
चलो ज़रा इसको देख लेते हैं, गिलास से पी, कोई नहीं 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो ये तो 3 टाइप के फ्रिक्शन हो गए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एक्चुअली टाइप ऑफ फ्रिक्शन में नहीं रखते, ये अलग टर्म है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, तो दो सरफेस अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन, अगर 2 बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, रोल कर रही हैं। जैसे मान के चलो सरफेस पे पहिया चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उनके एक तरह से, वरना इतनी दूर मत जा। तुम साइकिल चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो तो रोल करता है ना व्हील, तो जो सरफेस पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। समझ गए। और जब 2 बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको बताओ स्लाइड कैसे करती हैं चीज़ें। ठीक है, स्लाइड करते नहीं देखा तूने, घिसते नहीं देखा। हाँ बच्चे का झूला रहा है उसमें जो झूलने में स्लाइड, हाँ वही सही जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या आते हैं, तो पहले आते हैं लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं, लिमिटिंग के भी हैं, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन के भी हैं। लिमिटिंग तो इसकी मैक्सिमली स्टैटिक के भी हैं और काइनेटिक के भी हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। सही है, तो देखो क्या है। पहला लॉ, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। सही है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये बॉडी है तो कह रहा था ना वेट पे फ़र्क पड़ेगा, समझ में आया। तो ये क्या है, नीचे वेट, ठीक है। ऊपर की तरफ इसको काउंटर करने के लिए क्या काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर। सही है, तो इसी को बोला गया है नॉर्मल रिएक्शन। अगर W = mg है तो R भी किसका बराबर हो गया, mg के बराबर। तो पहला क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the normal reaction works on a body, on a body। दूसरा क्या है, ये सरफेस एरिया यानी जो कांटेक्ट एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्या लिखें, इट does not depends on the area of contact between two surface। ये तो हमने कल भी पढ़ा था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सही है। और तीसरा, ये बॉडी की मोशन पे, वेलोसिटी पे या स्पीड पे निर्भर नहीं करता, सॉरी मोशन बोल रहा हूँ मैं, स्पीड पे निर्भर नहीं करता काइनेटिक फ्रिक्शन। तुम सोचो कि अगर ज़्यादा तेज़ स्पीड पे चल रहे हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, कम पे चल रहे हो तो फ्रिक्शन कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट depends on the speed of the body।
ठीक है, ये आपके 3 काइनेटिक फ्रिक्शन के क्या हैं, लॉ। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जो वेट को काउंटर कर रही है। कल भी बताया था मैंने कि वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो ये अपोजिट ऊपर की तरफ लग रही है, तो उसको बैलेंस करके रखती है, लिखा भी है यहाँ। तो रिएक्शन नहीं होती यार, ये तो बताओ। इसीलिए तो कहता हूँ ध्यान दे लिया कर क्लास में, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तब जब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R लिख देते हैं तब ये बनता है F इज इक्वल टू म्यू R। क्या बनता है, और ये जो म्यू है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमें बताता है कि कोई भी सरफेस कितना रफ है, ये कितना स्मूथ है, सही है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है तो ये बन गया F इज इक्वल टू म्यू R, और म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू की वैल्यू हमें क्या बताती है कि कोई भी सरफेस कितना रफ है, कितना स्मूथ है। इसकी वैल्यू 0 से लेके 0 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, हाँ 0.25, 0.5, 0.7 जो भी आपको दी रहेगी या निकालने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ फिक्स वैल्यू है, एक टेबल है उस पर उसने बता भी रखा है कि वुड से वुड पे रखोगे तो हमारा म्यू कितना होगा, वुड पे लेदर होगा तो कितना होगा, वुड पे रबर होगा तो कितना होगा, कंक्रीट का कितना होता है। तो म्यू की वैल्यू आपको गिवन रहती है, और अगर गिवन नहीं है, कुछ और दे रखा है उसने, तो पूछ लेगा कि निकालो। पर म्यू क्या है, म्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें ये बताता है कि जिस सरफेस पे हम काम कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा रफ या कितना ज़्यादा स्मूथ है। तो अगर 0 की तरफ ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, और अगर 1 की तरफ ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा रफ होगा। अब 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा हो जाए, मान के चलो यहाँ हो गया 1.5, सही है, तो रिएक्शन के हिसाब से ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सही है। बॉडी के वेट से भी कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 0 हो जाए तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, 0। भाई अगर हमने यहाँ 0 रख दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा हो जाएगा, 0। तो फ्रिक्शन 0 नहीं हो सकता, इसीलिए ये 0 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन के जो नियम हमने ये लिखे हैं, इसी तरह से हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ें हैं। तो इसमें भी सेम है कि फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के, आर के। और इसमें जैसे जैसे, इसमें बस क्या चीज़ है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोजिट होती है मोशन के, सही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में तो मोशन हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन में तो मोशन हो रहा है, तो हमने वहाँ तो कह दिया कि ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में ये जो है लग रहा है, मोशन इधर है तो ये अपोजिट हो रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या, जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, हम इधर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह के नियम है, सही है, ये आप सबको पता ही है। तो ये मैं उसमें भेज दूंगा नोट्स, उसमें से आप लोग लिख लेना। तो यहाँ मैं ज़्यादा वो नहीं करवा रहा, सिर्फ समझा ही रहा हूँ, हाँ ठीक है।
चौथा क्या कह रहा है कि जो फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस पे, तो वही टाइप ऑफ सरफेस यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, म्यू। यस सर। ठीक है, तो यही है, जैसा सरफेस वैसा फ्रिक्शन। ठीक है, ज़्यादा रफ सरफेस तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, पर कल हमने क्या पढ़ा था कि बहुत एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस जो होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन कैसा हो जाता है, कम। ज़्यादा। और क्यों? ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया कल, सही है। सर एक दोबारा करना कुछ। एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन होता कैसा है, ज़्यादा। अब इसमें कंडीशन है, ये नहीं है कि तुम्हारा एक सरफेस तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ है और दूसरा रफ है, तब तो फ्रिक्शन कम ही रहेगा। अगर दोनों सरफेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ ले लिए और उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तब कल बताया नहीं था कि दो जो हाई पॉइंट हैं वो जुड़ जाते हैं, तो इसको प्रेशर को क्या बोलते हैं, अधेसिव प्रेशर। तुमने फोर्स ऑफ अधेशन नहीं पढ़ा, वंडर वॉल फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स नहीं पढ़ा। कोहेसिव अधेशन का मतलब होता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग जाते हैं वो उनको जोड़ देते हैं, समझ में आया। तो फोर्स ऑफ अधेशन यहाँ पे इनको क्या कर देता, वेल्ड कर देता आपस में। कौन सा वेल्ड, कोल्ड वेल्ड। ठीक है, तो इसको तोड़ने में जो हमें मेहनत करनी है वही फ्रिक्शन है, और कल बताया था इसीलिए एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये है। तो चलो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। क्या पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं म्यू। क्या है, हमने पढ़ा है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर के। अब इसको यहाँ ज़रा देखो, ये हमारा ब्लॉक, ये क्या है, ब्लॉक, इसका वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ, कितना, W इज इक्वल टू mg। तो इस पर रिएक्शन कहाँ काम करेगी, नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की तरफ। तो R किसके बराबर होगा, W के, यानी R भी किसके बराबर हो गया, mg के। तो जो फ्रिक्शन हमारा होता है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, तो इसको कांस्टेंट यहाँ पे इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज़ म्यू R, और म्यू को ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन R। तो क्या बताते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या बताता है, रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी।
इसके बाद आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या आता है? देखो इधर ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो जरा। सेम यही चीज़ इधर हमने बनाई। इधर हमने कोई एफ फोर्स लगाया तो बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रही है, ये वेट के अपोजिट है। तो हमने कहा अगर इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का हम रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट निकालना था, दो फोर्स हैं, एक ये। रिजल्टेंट निकालेंगे तो किधर से जाएगा? इन दोनों के बीच से। ऐसे ही निकालते हैं। तो हमने कहा ये यहाँ से यहाँ गया बीच से, दिस इज़ द रिजल्टेंट। इसको एक काम करो, नॉर्मल रिएक्शन को मैं यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। किससे कर देता हूँ? एन से। तो ये क्या है? रिजल्टेंट। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या लिखेंगे? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन and the resultant of the friction force and normal angle between the normal reaction and the resultant of frictional force and normal reaction is known as angle of friction. Angle of friction. तो देखो अगर हम यहाँ से रिजल्टेंट लेते हैं वो इसी तरह से लेते हैं ना। कौन सा लो था वो? पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसमें क्या कहते हैं, इन दोनों का ये नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पे खींचा और ये फ्रिक्शन का यहाँ पे खींचा, तो ये रिजल्टेंट गया बीच से। तो ये भी क्या होगा? ये बेसिकली एफ आर है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ये एंगल निकाल रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर अपॉन एन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये थीटा एंगल है तो देखो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। तो क्या हो जाएगा? एफ आर अपॉन एन। और एफ आर अपॉन एन दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये किसके बराबर है? एफ अपॉन आर। ये नॉर्मल रिएक्शन है, किसके बराबर है? म्यू के। तो हमारा म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा। सही है। तो ये हमारा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा का मतलब टेंजेंट ही हो गया ना, ठीक है। इसके आगे वाले टॉपिक हम अब कल करेंगे, ठीक। अब तो बोल तो रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड कर दो।